या टीवी पर आया था, पता चला कि मेरा तो टिकट ही कट गया है, और वो 2-3 महीने से चुनाव की तैयारी कर रहे थे। जो दूसरी कम्युनिटीज का जो एसोसिएशन, जो सपा ने जो टिकट वितरण किया ना, वो उधर कंसोलिडेशन बढ़ गया, ज्यादा हो गया। अब जैसे वहाँ वोटर जो है वो देखता है हमारी जाति का MP, MLA, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये बीजेपी के लिए रेड अलर्ट है कि जमीन उसकी खिसकी हुई है। और अयोध्या में बीजेपी हार गई तो आप बोले कि सारा इनका एजेंडा ही ध्वस्त हो गया। ये बहुत सतही विश्लेषण है। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। हम लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ गए हैं। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले नतीजे एक तरह से यूपी से देखे जा रहे हैं, जहां अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पे जीत दर्ज की और 6 सीटों पे उनके साथ गठबंधन में रहे कांग्रेस पार्टी ने 6 सीटों पे जीत दर्ज की है। इन नतीजों ने बीजेपी की सरकार को हिला दिया है। एक तरह से ये यूँ कहें कि बीजेपी अल्पमत में आ गई है। जो बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार चला रही थी, वो अब अल्पमत में आ गई है, एनडीए गठबंधन के साथियों के भरोसे हो गई है। इन नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर एसोसिएट एडिटर श्यामलाल जी। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इन नतीजों के पीछे क्या वजहें रहीं और बीजेपी क्यों यूपी में इस तरह से फेल हो गई। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्ता में। सबसे बड़ी सवाल तो यही है कि क्या आपको उम्मीद थी कि यूपी में सपा इस तरह का प्रदर्शन कर पाएगी? उम्मीद थी। उम्मीद तो पार्टी के लोग करते हैं। हाँ। मतलब आप जब जमीन पे अंदाजा कहीं तो अंदाजा देखिए इतना तो हमें नहीं था, लेकिन ये जरूर लग रहा था कि ग्राउंड पे बहुत नाराज थे लोग बीजेपी से। मैं घूम के कई ज़िलों में आया था, जहाँ भी जा रहा था मेरी आदत है अलग अलग सेक्शन में सोसाइटी की उनसे बात करने की, नौजवानों से और व्यापारियों से और अलग अलग आयु वर्ग के लोगों से। तो उसमें हमें ये तो अंदाज लग रहा था कि बहुत नाराज़ हैं वो, खास करके नौजवान जो तबका था ना, जो बड़ी ताकत हुआ करता था पहले बीजेपी की, इस बार वो बहुत नाराज़ थे। तो ये तो लग रहा था कि बहुत सारी सीटों पर ड्रास्टिकली इनका मार्जिन कम होगा और कुछ जगह हारेंगे भी। तो लेकिन जैसे इतना खराब करेगी बीजेपी, इसका मुझे अंदाज नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था कि 50 तक पहुंचने में इनको मुश्किल हो जाएगी। ये तो मुझे लग रहा था, मैंने ऑफिस में भी बोला था जब मैं घूम के आया था। तो इसमें दो चीज़ें चर्चा चल रही हैं कि जो बीजेपी ने टिकट बंटवारा किया, उसमें ये थी कि मोदी से नाराज़गी कम थी, लेकिन जो कैंडिडेट इन्होंने दिए उससे ज़मीन पे ज़्यादा नाराज़गी थी। आपका ये कहना सही है। बीजेपी की एक स्ट्रेटजी ही 2014 में भी और 19 में भी और विधानसभा के चुनाव में भी, 17 में और 22 में भी, 14 में तो 17 में मान लीजिए किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया था उन्होंने। 22 का जैसे विधानसभा का चुनाव था वो योगी जी को प्रोजेक्ट करके लड़ा था, तो असेंबली में कैंडिडेट्स से लोग नाराज रहते थे, तो लोगों को बोला, वोटर्स को कहा जाता था कि आप योगी जी को देखो। इसी तरह से 14 और 19 में कहा जा रहा था कि मोदी जी को देखो। इस बार भी कहा जा रहा था कि कैंडिडेट को भूल जाओ। लेकिन जब 2 बार आप कोई कैंडिडेट 2 बार आपकी सीट से MP रह चुका है, बहुत सारे लोग 2 बार वाले थे, कुछ 1 बार वाले थे, तो और फिर ओवरऑल पार्टी उसको लेकर के बहुत तरह के आग्रह, पूर्वाग्रह और अनुभव आपको मिल जाते हैं। फिर आपकी एक उसके बारे में राय बन जाती है, आप नाराज हो जाते हैं कई चीज़ों को लेकर के, खुश भी हो जाते हैं। तो वो सब चीज़ें मैटर कर रही थी। तो पूरी कैंपेन में ये लग रहा था कि जो राष्ट्रीय नेता और प्रदेश के भी नेता और जो बीजेपी के जो कैंपेन मशीनरी है, वो वोटर्स को ये समझाने की कोशिश करती थी कि मोदी जी को देखिए, आप मोदी जी के नाम पे वोट पड़ रहा है। लेकिन वो देख रहे थे नीचे तो मीन्स अपने कैंडिडेट को और वहाँ का जो पार्टी का सेटअप या गवर्नमेंट मशीनरी से जो उनका है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो कंसिडरेशन होती हैं चुनाव में। तो ये फैक्टर था जो आप कह रहे हैं कि मोदी जी को देख करके हर कोई वोट कर रहा है, ऐसा नहीं लग रहा। अभी ये एक तरह से अभी ये चर्चा भी शुरू हो गई कि मोदी ब्रांड अब खत्म होने के कगार पे है। देखिए, अब उस पर तो हम अभी क्या टिप्पणी करें। हम आप यूपी के उसकी जो बात कर रहे हैं ना, तो कई फैक्टर थे। असल में एक फैक्टर नहीं था। यूपी में क्या है कि टिकट जो वितरण था ना, यूपी का चुनाव जो है या कहीं का भी आपको पता है कि वो बस बहुत हद तक इस पर डिपेंड करता है कि आप अलग अलग जाति वर्ग समूहों को कैसे गठजोड़ कर सकते हैं और कैसे उनको
अपने पाले में किया, किसको कैंडिडेट देकर, किसी को ऑफिस बेयरर बनाकर पार्टी में, किसी को सरकार में पोजीशन देकर, हैं, किसी को कुछ दे करके, तो ये उससे जोड़ते हैं। तो जैसे सपा ने अयोध्या में किया। नहीं, अब जैसे वो उसी पर मैं आ रहा था, बीजेपी क्या, अब जैसे वहाँ बहुत लोग बोल रहे थे कि बीजेपी की जो सोशल इंजीनियरिंग है वो यहाँ से गवर्न हुई थी दिल्ली से। तो 2-3 लोगों की टीम सेंटर की थी, 2-3 लोग स्टेट वाले बैठते थे, सब वो फैसला कर लेते थे। कई सारे कैंडिडेट्स के टिकट काटे गए, जिनको लास्ट मोमेंट पर, अब होली के दिन टिकट घोषित हुआ, कुछ लोगों को अखबार से पढ़ के पता चला कि हमारा, या टीवी पर आया था पता चला कि मेरा तो टिकट ही कट गया है, और वो 2-3 महीने से चुनाव की तैयारी कर रहे थे। कुछ को वो लिस्ट जारी होने के थोड़ी देर पहले या 1 घंटे 2 घंटे पहले फ़ोन किया गया कि आपका टिकट नहीं हो रहा है। तो इसी तरह से कई सीटों पर लोग बहुत नाराज थे, उनको एक कैंडिडेट एकदम सरप्राइजिंग थे। जैसे इलाहाबाद में नीरज त्रिपाठी जी हैं, वो केसरीनाथ त्रिपाठी जी के बेटे हैं, वो कभी बीजेपी में एक्टिव नहीं थे, उस तरह उनका टिकट घोषित कर दिया। उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इलाहाबाद में बहुत कम लोग थे जो उनको जानते भी थे। हाँ, वो सही है आपका अंदाजा। मैं घूम के आया था 2 दिन, तो मैंने महसूस किया। और उनके अगेंस्ट जो सपा कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे, पिताजी सपा के नेता, वो जो है बहुत ही इंटेंस कैंपेनिंग कर रहे थे। पॉपुलर क्या होता है, मतलब डोर टू डोर उनका संपर्क है। तो इसी तरह से अब बलिया में चंद्रशेखर जी के पुत्र को नीरज जी को दे दिया, उनको पिछले राज्यसभा दे रखा था, तो उनको नहीं। ये तो 2 सीटें हुई, इतने बड़े स्टेट में 80 कई सीटें हैं ऐसी, कई सीटें ऐसी हैं जहां पर टिकट इनका किसी का कटेगा उसका आपको अंदाज नहीं था। कहीं पर हारने वाला कैंडिडेट है, उसका टिकट कैसे हो गया लोगों को समझ नहीं आ रहा था। अब जैसे मेरठ में अरुण गोविल को लाए, और अरुण गोविल आपको बता रहा हूँ, देखिए बड़े कलाकार हैं, राम का किरदार उन्होंने किया। जब वो अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पर थे, तब उनको वीर बहादुर सिंह ने वीपी सिंह के बाई इलेक्शन में 1988 में इलाहाबाद से कैंपेन करवाई थी। उसका कोई फायदा नहीं हुआ था, वीपी सिंह जीत गए थे बम्पर वोटों से। लेकिन चलिए, मेरठ सीट तो कम से कम वो जीत गए, 10,000 वोट से करीब जीत गए। अब बरेली की सीट थी, बरेली में तो संतोष गंगवार का टिकट काटा, दूसरे गंगवार जी को लाए, वो वहीं पड़ोस के रहने वाले हैं, वो उतने पॉपुलर नहीं थे, इनका टिकट चलिए काट गया। 89 से जीतते आ रहे थे, सिर्फ एक बार आ रहे थे 2009 में। अब बरेली तो किसी तरह जीत गए, पिछली बार का जो मार्जिन था 1,67,000 का, अभी 34,000 पे आ गया, जीत गए। लेकिन वो जीते इसलिए कि वहाँ बीएसपी के एक कैंडिडेट थे, वो भी इसी कम्युनिटी के थे, और उनका पर्चा खारिज हो गया लास्ट में। और चलिए बरेली बच गई, लेकिन एडजॉइनिंग 2 सीटें जो पिछली बार बीजेपी जीती थी, आंवला और बदायूं, वो हार गई। बदायूं और आंवला जो है, जो पिछली बार बीजेपी जीती थी, वो दोनों हारी, बरेली से एडजॉइनिंग सीटें हैं। तो इस तरह हर रीजन में आपको ये दिखेगा कि कैंडिडेट से लोग जो है, अब जैसे मैं बताऊं, मैं रायबरेली गया था, रायबरेली में जो कैंडिडेट दिए उनसे पार्टी के लोग खुश नहीं थे। अमित शाह जी मनोज पांडे के घर गए, जो सपा छोड़ करके कांग्रेस आए, लेकिन रिजल्ट देख के लग रहा है कि उसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहा। क्योंकि हम लोग भी रायबरेली गए थे, तो वहाँ रायबरेली के लोग कैमरे पे बात करने से डर रहे थे, इतनी खौफ थी दिनेश सिंह की वहाँ पे। अच्छा, कि उनके परिवार के लोग वीडियो देख लेंगे तो हमें परेशान करेंगे। ये रूप तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो वोटर, जो साधारण वोटर पर जो इम्पैक्ट था, और बीजेपी के वर्कर ही बहुत परेशान थे, नाराज। इसी तरह से अब अमेठी में स्मृति ईरानी पिछली बार जीत गई थी, इस बार मैंने वहाँ बीजेपी और संघ के मीन्स आरएसएस के कई सारे कार्यकर्ताओं से मिला था, और मुझे लग रहा था कि गड़बड़ है यहाँ पर। लोग बहुत परेशान थे, बीजेपी के लोग ही उनको हराने में लगे हुए थे। तो ये सब जगह जो जा रहा था ग्राउंड पे, वो सब दिखाई पड़ रहा था कि ये हो रहा है। इस बीच सर एक चर्चा अमेठी को लेकर ये भी आई थी कि जिस दिन वोटिंग होनी थी उससे 1 दिन पहले, ये सोशल मीडिया पे चर्चा ट्विटर पे काफ़ी चली थी कि उससे 1 दिन पहले स्मृति ईरानी और सीएम योगी की फ़ोन पे बातचीत हुई थी, और वो बातचीत बहुत तल्ख हुई थी कि स्मृति जी का आरोप था कि योगी जी हमारे कार्यकर्ता सपोर्ट नहीं कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, या वो प्रचार उस तरह से नहीं करवा पा रहे हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से मेरी सीट फंस रही है। तो ये कितनी सच्चाई थी? नहीं, देखिए इसकी मुझे जानकारी नहीं है वैसे, लेकिन साधारणतः ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि योगी जी का जो दिख रहा था प्रशासन तो जो है जैसा रूलिंग पार्टी का होता है वैसा ही था।
अब वो कई इंडिविजुअल हो सकता है उनको किसी अधिकारी के व्यवहार से कुछ प्रॉब्लम रही हो, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि उनकी और योगी जी की बात हुई थी और वो फिर कैसे उस पे एक पर हाँ नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि यूपी में ये चर्चा इन्होंने चल रही है कि ठाकुर वोटों का इम्पैक्ट निगेटिव गया है, बीजेपी की तरफ नहीं गया है, क्योंकि जो ये पुरुषोत्तम रूपाला वाला कांड हुआ, फिर जौनपुर धनंजय सिंह वाला जो चीज़ें हुई। देखिए ठाकुर वोटों का क्या है, ठाकुरों की आबादी तो कम है यूपी में, लेकिन वो बहुत सारे वोटर्स को प्रभावित मोबिलाइज करते हैं, इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है। तो वेस्टर्न यूपी से ही शुरू हो गया था, आपने देखा होगा। शुरू में तो लग रहा था कि ये सब बीजेपी के वोटर हैं, थोड़े नाराज होंगे लेकिन वोट करेंगे, लेकिन कुछ सीटों पर उन्होंने वोट नहीं किया। फिर वो और उधर जब आप ईस्ट में बढ़ते जाएं, और टिकट भी कम दिए थे बीजेपी ने ठाकुरों को, उधर जो है जब आप लखनऊ पार करते हैं, लखनऊ की सराउंडिंग में काफ़ी इस कम्युनिटी का ये है, वहाँ जाते जाते अब जैसे राजा भैया हैं प्रतापगढ़ के, उनकी 2 सीटों पर जो है उनका प्रभाव है, कौशाम्बी और प्रतापगढ़। वहाँ जो है वहाँ उनसे भी रिलेशन खराब हो गए, कुछ व्यवहार को लेकर के दिक्कत थी उनको, किसी नेता के जो आया, जो मैंने पढ़ा। तो अब उसमें पहले तो उन्होंने बोला कि वो किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे, बाद में उनके लोग जो है वो अखिलेश यादव की रैली में चले गए और मैसेज साफ हो गया कि ही इज अगेंस्ट बीजेपी। तो इस तरह अब वो दोनों सीटें हार गई बीजेपी, हार गई। ये अब जैसे धनंजय सिंह वाला केस, वहाँ बीएसपी का कैंडिडेट भी चेंज किया गया, जौनपुर वाला कैंडिडेट भी चेंज किया गया, इसके बावजूद बीजेपी हार गई। तो इस तरह जो है कई सीटों पर, वो एक सीट का मामला नहीं है। अभी जैसे ठाकुर वोटरों की आप बात कर रहे हैं, तो उसका देखिए अलग अलग सीटों पर अलग अलग होता है। अब कहीं कैंडिडेट है तो वहाँ वो काम करते ही हैं लोग, कैंडिडेट है, और कहीं दूसरे कैंडिडेट के व्यवहार से काम करते हैं। तो वैसी कोई कैंपेन करके ठाकुरों ने बीजेपी के अगेंस्ट कोई ये किया हो, वो नहीं, वो कहीं छोटे मोटे ग्रुप वो चलता है। तो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा उसका ये नहीं था, लेकिन जो दूसरी कम्युनिटीज़ का जो एसोसिएशन, जो सपा ने जो टिकट वितरण किया ना, वो उधर कंसोलिडेशन बढ़ गया, ज़्यादा हो गया। अब जैसे टोटल 10 कुर्मी कैंडिडेट दे दिए अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी से। अब अयोध्या सीट हारी बीजेपी, क्यों हारी? अयोध्या की सराउंडिंग में कुर्मी टिकट दे दिए, बस्ती, अम्बेडकर नगर, गोंडा वाले तो हार गए, लेकिन ये एडजॉइनिंग सीट्स हैं। अब एडजॉइनिंग में क्या होता है कि अयोध्या में जो कुर्मी वोटर हैं, कुछ तो लोगों का कांटेक्ट रहता है, कुछ रिश्तेदारियां होगी, तो 20-25% कुछ तो वोट कटेंगे, तो उससे नुकसान हुआ। फिर जो है, अब अगर अयोध्या की आप बात करें, वहाँ के जो कैंडिडेट सपा ने दोनों कैंडिडेट वहाँ के बड़े वेल बिहेव्ड, बड़े व्यवहार कुशल हैं, और दोनों का अपनी एरिया में वैसा ही नेटवर्क है और बड़े डाउन टू अर्थ हैं। लल्लू सिंह जी भी जो बीजेपी वाले, और अवधेश प्रसाद जी जो सपा वाले, वो भी 8-9 बार के एमएलए हैं, ये भी कई बार एमएलए और एमपी 2 बार। तो दोनों के व्यवहार में कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों से किसी को, लेकिन बस वो जातियों का गणित है, वो एक फंस गए और एक निकल गए। दूसरी चीज, अखिलेश ने जो ये नारा दिया पीडीए वाला, तो नहीं, वो अब तो देख के लग रहा है कि वो सफल रहा, इसलिए कि ऐसा है, वो आपको भी पता है कि चुनाव अल्टीमेटली उसी पे आ जाता है। उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश वहाँ जाति के आधार पे, वहाँ वो कोई न तो राष्ट्रवाद और समाजवाद और बहुजनवाद कुछ नहीं मैटर करता है। वहाँ वोटर जो है देखता है हमारी जाति का एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जिस जाति का, अब एक सीट पर पिछली बार बीएसपी के एमएलए थे, सुनिए मैं बता रहा हूँ, उन्होंने मुझे बताया, बोले कि हमारी जाति के जो यहाँ लोग हैं उनका मैं 5 साल से बहुत काम कर रहा हूँ, और बहुत काम किया मैंने लोगों का, 5 साल से एमपी हूँ यहाँ पर। और वो गालियाँ दे रहे थे, बोले अब कोई मेरे पास आ नहीं रहा, मेरा फ़ोन नहीं उठाता है। क्यों? क्योंकि बोले कि वो जो है सब चुनाव नहीं, वो बोले कि सपा का कैंडिडेट है उसी जाति से। हाँ, नहीं, जाति तो दूसरी थी, लेकिन पार्टी का आदेश था। अच्छा, तो बोले कि सब जो है वो सपा के साथ चले गए। तो अंत में बस ये मैटर करता है कि या तो अब कुछ जातियां हैं जिनको अपना चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर दिखाई पड़ता है,
कुछ जातियों को पता है कि उनका चीफ मिनिस्टर तो नहीं बन बन सकता, जाए, चलो अपना सहयोगी सांसद विधायक तो तो बन बना जाए। लो। हाँ, तो इसलिए लास्ट में वहीं पर बात आ जाती है। इस वजह से ये जो आप कह रहे हैं ना, कई जगह अभी देखिए बीजेपी जहाँ अब जैसे फतेहपुर सीकरी एक सीट है आगरा में, वहाँ के जो एमपी हैं, सिटिंग एमपी थे, वही फिर जीत गए हैं, राजकुमार चाहर जी, वो जाट हैं। अब वो जो है पिछली बार जीते थे फतेहपुर सीकरी से 4,95,000 से, अच्छा, समझ गए। वो सीट ऐसी है, वहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का गांव है। गाँव मैं उस गांव होके आया था। हाँ, मैंने आपकी गांव में रिपोर्ट लोगों भी से आई, बात की। आपकी अब रिपोर्ट भी सुनिए, आई। वहाँ मैंने तो मुझे लगा कि ये गड़बड़ है यहाँ पर। अब गड़बड़ है तो हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, लेकिन अब उनका कल मैं देख रहा था, कांटे की टक्कर में वो बाद में जीत गए। लेकिन मार्जिन कितना कम हुआ? 4,95,000 से अब मुझे लगता है 50,000 से कम है मार्जिन। तो 4.5 लाख वोटों का नुकसान हुआ ना। अब देखिए खुद मोदी जी का वोट कितना कम हुआ, 6 लाख पिछली बार 6 लाख नहीं था, मींस मार्जिन 4 लाख 4.79, इस बार 1.5 लाख 1.5 आ गया। तो ऐसा फर्क जो है बहुत सारी सीटों पर हुआ है। ये बीजेपी के लिए रेड अलर्ट है कि जमीन उसकी खिसक गई है, और उसको जो है अलर्ट होके रीस्ट्रेटजाइज अपने को करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो अब जैसे अब आप देखिए ना, वेस्टर्न यूपी में राष्ट्रीय लोकदल से अलायंस किया बीजेपी ने, 2 सीटें दी, दोनों जीत गई लोकदल। सेम मुझे याद आ रहा था 2009 का चुनाव, 2009 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल से बीजेपी ने अलायंस किया था। उसमें 7 सीटें दी थी लोकदल को, और पता है उसमें 5 जीत गई थी लोकदल, लेकिन ज्यादातर जाट डोमिनेंट सीटें बीजेपी हार गई थी। इस बार वही हुआ। अब आप उनकी तो बागपत और बिजनौर तो निकल गई, लेकिन आप मुजफ्फरनगर हार गए। खुद यूपी के प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं, इसी कम्युनिटी से हैं, वो मुरादाबाद के रहने वाले हैं। नहीं, मुरादाबाद, वो भूपेंद्र सिंह मुरादाबाद के रहने वाले हैं। मुरादाबाद सीट हार गई बीजेपी, STS वो रुचि वर्मा जीत गए, हाँ, वो समाजवादी पार्टी। तो ये इस तरह का, ये कोई ऐसा है किसी एक नेता की बात नहीं। अब योगी जी की खुद की सीट जो गोरखपुर है, वो मार्जिन कम हो गया, रवि किशन शुक्ला जी का। मोदी जी का मार्जिन कम हो गया, राजनाथ जी का मार्जिन कम हो गया, करीब 70,000 के नीचे आसपास आ गए राजनाथ सिंह का मार्जिन। तो पिछली बार से कम हुआ है। अब फूलपुर एक सीट है, इलाहाबाद के बगल में। फूलपुर में पिछली बार जीती थी केसरी देवी पटेल थी, काफी मार्जिन था। अभी देखिएगा आप उठाकर, इस बार जो है वो कुछ हजार से जीती। उनकी जगह कैंडिडेट चेंज किया था इन्होंने, प्रवीण पटेल को बनाया था। वो कुर्मी डोमिनेंट सीट है, हाँ। अनुप्रिया पटेल को नहीं, वो जो है अनुप्रिया पटेल का वो एरिया नहीं है। अभी प्रवीण पटेल वहां से लड़ रहे थे, और वो जो है मुझे लगता है 4-5 हजार से जीते हैं बड़ी मुश्किल से। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये नुकसान जो है ना, हो सकता है सीट जीत गई हो बीजेपी, लेकिन नुकसान वोटों का बहुत ज्यादा हुआ। अनुप्रिया पटेल कितने वोटों से जीती हैं मार्जिन? सुल्तानपुर से अब मेनका गांधी 89 से एमपी हैं, 89 से एमपी हैं। पहले इंडिपेंडेंट होती थी, बाद में बीजेपी ज्वाइन करी, और इस बार हार गई। पहला हारी है 89 के बाद। 89 वाले 2 ही एमपी एक्टिव एमपी थे बीजेपी, संतोष गंगवार, उनका टिकट कट गया, और एक मेन हार गए। और दूसरी चीज़ है ये है सर कि ये जब चुनाव चल रहा था तो एक चीज़ बहुत इम्पैक्ट डाला, बीएसपी के जब आकाश आनंद प्रचार कर रहे थे तो काफ़ी एग्रेसिव प्रचार कर रहे थे। तो उसके बाद से मायावती ने उनको रोक लगा दिया, जो भी उनको निष्कासित वगैरह कर दिया, पदों से हटा दिया कि अभी मैं चोर नहीं है। उसका इम्पैक्ट मुस्लिम वोटरों पर पड़ा, जिसकी वजह से क्या सपा की तरफ एक तरफा गए, और जो दलित वोटर हैं जो बीजेपी को नहीं पसंद करते हैं, उनको क्या ये समझ में आया कि मायावती अंदर ही अंदर बीजेपी को सपोर्ट करना चाहती हैं, जिसकी वजह से ऐसा कदम उठाया? देखिए, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि अब जैसे आप ये बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि कुछ दलित वोट हैं जो सपा के साथ कभी जाते ही नहीं है, जैसे 2019 में हुआ था कि। तो ये जो है अलग अलग थियरी चलती रहती हैं। मैं बता रहा हूँ, जहाँ कैंडिडेट दे दिए सपा ने दलित, तो वहाँ तो उनको वोट जाने फायदा मिल गया। दूसरा, आप मायावती जी की बात कर रहे हैं। मायावती जी इस बार चुनाव बहुत हल्के फुल्के ढंग से ही लड़ रही थी। आकाश ने कुछ बहुत एग्रेसिव बात की और उससे कंट्रोवर्सी हो गई, FIR हो गई, फिर उन्होंने और उनको लगा कि वो, तो उन्होंने उनको अपना वारिस
उत्तराधिकारी बनाने को हटा दिया। फिर ईस्टर्न यूपी में वो बहुत कम कैंपेन की, लेकिन वोट उनको कुछ जो उनका कोर वोटर है वो तो मिले ही हैं। लेकिन देखिए वो क्या एक दूसरे जो लीडर हैं नगीना से चंद्रशेखर रावण जी वो जीत गए। तो ये ऐसा है, ये डेमोक्रेसी की बड़ी ब्यूटी है कि नई नई पर्सनालिटीज, नई नई पार्टीज एमर्ज होती रहती हैं और पिछले वाले को जो है रिप्लेस करते हैं, नई जगह बनाते हैं। तो उम्मीद करिए अब मायावती जी की पार्टी कमजोर हो रही है तो कोई नया व्यक्तित्व और नई पार्टी उनकी जगह लेगा और हो सकता है मायावती जी ही अगले चुनाव में बेहतर कर जाए। अभी तो उनका आपने देख लिया, पिछली बार उनका एक एमएलए जीता था 2022 में बलिया से, और वो शायद उमाशंकर, बस एक ही जीते थे। अभी भी है बीएसपी में। और लोकसभा चुनाव आपने देख ही लिया, 0 हो गया। अभी जब रिजल्ट आने के बाद से तो कुछ नेताओं से बातचीत तो हुई होगी, तो उनका क्या, बीजेपी के नेताओं का क्या है कि क्या ऐसा रिजल्ट से नहीं, अब ये सब चीजें जैसे हम जो बोल रहे हैं अब तो सब लोग वो बोल ही रहे हैं। अब रिजल्ट आ गया तो इसमें कोई छुपा तो सकता नहीं है। पहले तो बोलते हैं कि हम 70 आ रहे हैं। ऐसा होता है कि जो कुछ पार्टियां हैं वो जब से बनी हैं, वो जब उनकी चौथे नंबर पे आती हैं वो रिजल्ट में, वो भी उनकी चुनाव कैंपेन आपको देख के लगेगा कि सरकार बनने जा रही है इनकी। तो ये और पार्टियों को करना चाहिए, क्यों नहीं करें? जब तक क्यों करे? कोई बोलेगा कि मैं हार रहा हूँ? अखिलेश भी कह रहे थे कोई भी पार्टी जो है जब चुनाव लड़ रही है तो वो क्या रिजल्ट आने के पहले बोल देगी कि हम तो हार रहे हैं, अब रिजाइन करके जा रहे हैं। अच्छा, इसी बात से मेरे को एक और सवाल याद आ रहा है कि ये जो 400 पार वाला इन लोग बीजेपी का नारा जो था, उसके अगेंस्ट ने विपक्ष ने ये बोला कि ये लोग संविधान बदल देंगे। तो क्या इससे ये जमीन पे मैसेज गया कि ये संविधान बदलेंगे जिसकी वजह से दलित? थोड़ा तो था इसका असर था जो अनुसूचित जाति वर्गों में और बाकी लोगों में भी था, जो इसका डर था भी नहीं, इसका चर्चा शुरू हो गई थी। तभी तो आपने देखा होगा कि मोदी जी भी पूरी कैंपेन में फिर एक तरह से वो स्पष्टीकरण देते रहे ना कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अमित शाह ने भी दिया, सबने दिया। तो नारे क्रिएट किए जाते हैं, नीचे तक मैसेज चला गया, जो डैमेज होना था हो गया, उसका नुकसान तो हुआ ही ना, ये आप देख रहे हैं रिजल्ट। और दूसरी चीज ये जेपी नड्डा ने जो बोला था कि आरएसएस बीजेपी अब इंडिपेंडेंट पार्टी हो गई है, आरएसएस की बैकिंग की जरूरत नहीं थी, इस तरह के बयान आए थे चुनाव के दौरान। तो उसका क्या आरएसएस ने का साथ ना देने की वजह से नुकसान हुआ? आरएसएस बीजेपी से दूर हुआ था इस चुनाव? आरएसएस क्या है, देखिए मेरी आरएसएस में किसी से बात नहीं हुई, लेकिन मैं जहाँ जहाँ गया था वहाँ थोड़ी मेरी जिज्ञासा रहती है, तो मैं पता करता रहता था कि आरएसएस के लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मुझे तो हर जगह लोग काम करते हुए दिखे। ये क्या है, आरएसएस और बीजेपी का जो तंत्र है ग्राउंड पर ना, वो बहुत ही इंटरट्विन्ड है और आपको वो समझना मुश्किल हो जाता है कि इसमें कौन आरएसएस वाला है, कौन बीजेपी वाला है, कौन। हालांकि 2014 के बाद से जब से सरकार आई है केंद्र में और जब से फिर 17 में सरकार आई है राज्य में, तो बहुत सारे नए लोग आके जुड़ गए हैं, तो उनमें आप फर्क महसूस कर सकते हैं। लेकिन उनका जो ज़्यादातर काडर है ना नीचे, वो एकदम लगभग मिला होता है। कोई एक व्यक्ति जो है वो कल तक पता चला कि आरएसएस का कोई पदाधिकारी था, आज वो बीजेपी में आ गया, या उसके पिताजी आरएसएस में है, वो बेटा जो है बीजेपी का नेता हो गया। तो ये जो है वो इसीलिए वो कहते हैं ना, उनका परिवार है, संघ परिवार है। तो उसमें बीजेपी वाला भी रहता है, उसमें संघ वाला भी रहता है, और भी संस्थाओं के उनके लोग रहते हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने काम किया है नहीं किया, काम तो हमें दिख रहा था कि लोग कर रहे हैं। थोड़ा इधर पश्चिमी यूपी में नहीं कर रहे थे, वो डिपेंड करता है। आरएसएस के लोग जैसा कहते हैं, आपको भी पता होगा कि वो नॉन पॉलिटिकल टेक्निकली वो नॉन पॉलिटिकल, वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में भाग नहीं लेते हैं। वो जो कर रहे थे 14 और 19 में, ये कर रहे थे वोटर्स को मोबिलाइज कर रहे थे। तो उसका अल्टीमेट बेनिफिट तो बीजेपी को ही मिल रहा था। लेकिन वो इस बार भी वो कर रहे थे, वो करते हुए दिख रहे थे। अब कुछ जगह कई बार रुचि का सवाल होता है, लोगों ने इंटरेस्ट लिया। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि आप वो काम करेंगे, लोग बोल दिया मैसेज चला गया, कोई करेगा। कई बार होता है बड़े उत्साह से कर रहे हैं, जैसे 2014 में किया था। 14 में आपको ध्यान होगा सेफ्रॉन टेररिज्म और जाने क्या क्या चल रहा था, तो एकदम जी जान से लग गए थे। उस समय ये भी था ना कि मतलब कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी इतनी बढ़ गई थी और 10 साल का गैप भी हो गया था, तो इसीलिए वो था। और जो आरएसएस के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, तो उस समय बहुत दिख रहा था कि लोग जी जान से काम कर रहे हैं। 19 में भी दिखा,
तो काम तो इस बार भी कर रहे थे वो, लेकिन उस तरह की लेकिन किसी एक चीज से, एक फैक्टर से पार्टी नहीं हारती। देखिए, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल इक्वेशन, जो आपने शुरू में बोला कि मोदी मैजिक, और फिर मोदी और फिर कैंडिडेट को देखने का नजरिया था, कैंडिडेट का गलत सिलेक्शन, और फिर बड़े नेताओं की एरोगेंस, समझ गए, और बड़े से ज्यादा जो स्थानीय नेता डेवलप हो गए हैं उनकी एरोगेंस, मतलब जिलों में जो सांसद और विधायक हैं उनकी एरोगेंस के अलग से शिकायतें रहती हैं। अच्छा, एक और एनालिसिस आ रही है सर कि जो केशव प्रसाद मौर्य के दबदबे वाली सीटें थी लोकसभा की, वो सीटें ज़्यादातर हारी हैं, और जैसे ये इलाहाबाद और फूलपुर, जिधर मौर्य वोटर ज़्यादा था, उधर योगी ने कैंपेन भी कम किया है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब देखिए, इसकी इस ढंग से मैंने एनालिसिस नहीं किया, लेकिन केशव मौर्य जहाँ तक मुझे पता है रहने वाले हैं फूलपुर के नहीं, वो रहने वाले हैं कौशाम्बी जिले के। हाँ, और कौशाम्बी सीट जो है वो सुरक्षित सीट है, जो कि हारी है ना, और इलाहाबाद उससे लगी हुई सीट है। फिर जो है फूलपुर बीजेपी जीती है, फतेहपुर बीजेपी हारी है। तो लेकिन मैं ये बताऊं, ये जो कोई इसका जो रिजल्ट का जो इम्पैक्ट है ना, वो स्टेट वाइड है। वो किसी नेता को कि जो है, अब केशव मौर्य जी के आसपास की सीटें हार गई तो आप बोलें कि उनका प्रभाव एरिया में कम था, योगी जी की सीट पे मार्जिन कम हो गया तो आप बोलें उनकी गलती थी, भूपेंद्र सिंह की सीट हार गई तो आप बोलें प्रदेश अध्यक्ष की गलती थी, मोदी जी का मार्जिन 1/3 रह गया तो आप बोलें उनकी गलती थी, राजनाथ जी का मार्जिन कम हो गया, स्मृति ईरानी जो पिछली बार 55,000 से जीती थी वो 1,65,000 से हार गई तो बोले उनकी गलती थी, अयोध्या में बीजेपी हार गई तो आप बोलें कि सारा इनका एजेंडा ही ध्वस्त हो गया। ये बहुत सतही विश्लेषण है। मुझे लगता है कि बीजेपी की स्टेट वाइड, गाजियाबाद से गाजीपुर तक और बटेश्वर से बलिया तक और श्रावस्ती से ललितपुर तक, पूरे प्रदेश का, रॉबर्ट्सगंज भी हाँ, तो पूरे प्रदेश की टोटलिटी में, उसके लिए अब पार्टियों का अपना तंत्र है, अपना विश्लेषण करेंगे। अभी उनका विधानसभा चुनाव 3 साल है, लेकिन उसको आपके कहने का मतलब है कि कोई एक नेता जिम्मेदार हो, तो इस पर तो ऐसा है, हमको तो वैसे ही टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। दूसरा, मुझे लगता है इसमें सेंटर स्टेट दोनों के इनके लीडर्स को बैठ के सोचना चाहिए कि कहाँ गड़बड़ हुई। इसमें किसी एक नेता को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जैसे योगी जी की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं, और योगी जी ने बहुत रैलियां भी करी, सब जगह हर स्टेट में पर वो जिलों में 2-2 बार 3-3 बार गए, और केशव मौर्य भी दौड़ रहे थे, प्रधानमंत्री जी भी इतनी जगह गए, अमित शाह जी दौड़ रहे थे। तो ये सब क्या होता है, जो ग्राउंड सपोर्ट ही आपका दरका हुआ है तो कुछ नहीं काम आता, कुछ भी नहीं काम आता, कोई दवा काम नहीं करती जब आप वो लाइलाज बीमारी टाइप हो जाती। तो ये नीचे का जो सिस्टम है ना, ये मुझे लगता है इनको सबको बैठ करके कुछ रीस्ट्रेटजाइज करना चाहिए कि क्या। अभी ये हुआ कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने रेजिग्नेशन पेशकश कर दी अपनी डिप्टी सीएम पद से, तो क्या उस तरह की कुछ चीज़ें यूपी में भी हो सकती हैं क्या बीजेपी की तरफ? देखिए, इस पर हम क्या टिप्पणी करें, ये तो आप बता रहे हैं देवेंद्र फडणवीस ने रिजाइन कर दिया, मुझे जानकारी नहीं थी। देखिए, ये सब पार्टियों के इंटरनल मैकेनिज्म है, वो कुछ कर रहे होंगे, लेकिन महाराष्ट्र की दूसरी सिचुएशन है। यूपी का फैसला, इस तरह का फैसला बहुत आसानी से और इतने झटके में नहीं लिया जा सकता। मुझे लगता है कि यहाँ तो मतलब आप मुझे पूछें, हम उस पर टिप्पणी नहीं करते कि कौन हटेगा, रहेगा, जाएगा, लेकिन जो नहीं, वो भी मैं कैसे आपको बताऊं, मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन आप रिजल्ट की बात करेंगे तो रिजल्ट तो मुझे लगता है उसके लिए, अगर आप कहें कि कोई एक नेता जिम्मेदार है या सिर्फ प्रदेश के लोग जिम्मेदार हैं, ये गलत है। उसके लिए क्योंकि कई सीटों का हमें पता है कि केंद्र से पैरा 2 पर कैंडिडेट गए और वो हारे हैं बुरी तरह से, या उनका बहुत ड्रास्टिकली मार्जिन कम हुआ है। तो ये जो है,
ये टोटलिटी में विचार करने वाली बात है। केंद्र के लोगों की भी कुछ गलतियां हैं, स्टेट के लोगों की भी कुछ कमी रह गई होगी, संगठन की अपनी कमी होगी, सरकार की अपनी कमी होगी। तो अब उस पर हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है इन लोगों को बैठ के विचार करना चाहिए। और अभी विधानसभा चुनाव है, लोग कर ही रहे होंगे, क्यों नहीं। ठीक है, तो ये थी चुनावी नतीजों पे हमारी बातचीत। आपको कैसी लगी ये बातचीत हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।